एक चुनाव, एक नतीजा, लेकिन इसके पीछे छिपी है शासन की एक बहुत बड़ी कहानी। आज हम करोल बाग के आंकड़ों में उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा मकसद यहां किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बोलना नहीं है और ना ही किसी नेता पर उंगली उठाना है। ये एक विश्लेषण है उस सिस्टम का, उस व्यवस्था का जो जमीन पर लोगों की जिंदगी को असल में बेहतर या बदतर बनाती है। हम समझेंगे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है और जब वो काम नहीं करता तो लोग आंकड़ों के जरिए क्या संदेश देते हैं। दिल्ली के दिल में बसा करोल बाग, ये सिर्फ एक मशहूर बाजार या एक रिहायशी इलाका नहीं है। ये एक विधानसभा क्षेत्र है जिसने हाल के चुनाव में एक बहुत साफ और बहुत जरूरी संदेश भेजा है। ये एक चेतावनी है, एक सिग्नल, और ये एक ऐसी कहानी है जो हर उस व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए जो लोगों की सेवा करने का दावा करता है या फिर भारतीय राजनीति को समझना चाहता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक 3 बार के विधायक विशेष रवि, जिन्होंने पिछली 2 बार बहुत भारी अंतर से जीत हासिल की थी, आखिर उनका समर्थन अचानक इतना कम कैसे हो गया? इस नक्शे को देखिए। इसकी गलियों के भीतर, इसके मोहल्लों में कुछ बदल रहा था। हवा का रुख बदल रहा था और ये बदलाव नतीजों में साफ साफ नजर आया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2015 में लगभग 60% वोट, 2020 में ये बढ़कर 62% से भी ज्यादा हो गया, मतलब एक मजबूत पकड़। और फिर 2025 में एक सीधी गिरावट 51% से भी कम पर। ये महज 11% की गिरावट नहीं है, ये एक सियासी भूकंप की पहली चेतावनी है। ये एक सेफ सीट का एक मार्जिनल सीट में बदलना है जहां अगली बार कोई भी जीत सकता है। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि मतदाताओं का भरोसा दरक रहा था। तो ये बदलाव आया क्यों? इसका जवाब चुनावी नतीजों के गणित में नहीं मिलेगा। ये छिपा है लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों में। ये उन समस्याओं की कहानी है, उन शिकायतों की जिन्होंने मतदाताओं के मन को और वोटिंग मशीन के बटन को दोनों को प्रभावित किया। ये एक आवाज है करोल बाग के एक निवासी की, लेकिन ये आवाज हजारों लोगों की निराशा को बयान करती है। पानी के टैंकर आते जाते रहते हैं लेकिन हमारे नल सूखे रहते हैं। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक टूटे हुए वादे का दर्द है। ये उस बुनियादी अधिकार का हनन है जो हर नागरिक को मिलना ही चाहिए, साफ पानी। पूरा का पूरा चुनाव 2 सबसे बुनियादी जरूरतों पर आकर सिमट गया, पानी की कमी और बिजली की कटौती। देखिए, ये वो मुद्दे नहीं हैं जो शायद अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बनते हैं, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो हर घर के अंदर की जिंदगी तय करते हैं। और जब सरकार पानी और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं देने में नाकाम रहती है तो मतदाता अपना असंतोष सबसे असरदार तरीके से व्यक्त करते हैं, अपने वोट से या फिर वोट ना देकर। परेशानियां एक नहीं अनेक थीं। पानी की भारी कमी और जो पानी आ रहा था उसका गंदा होना, सड़कों पर मटके फोड़ती महिलाएं जो सिस्टम के सामने अपनी बेबसी दिखा रही थीं, घंटों तक चलने वाले पावर कट, सफाई व्यवस्था का चरमराना और मोहल्ला क्लिनिकों में सुविधाओं की कमी, ऊपर से बढ़ती महंगाई का बोझ और टैंकर माफिया का आतंक। मतलब वो लोग जो पानी की कमी का फायदा उठाकर ऊंचे दामों पर पानी बेचते हैं। और इन सबके ऊपर एक सबसे बड़ी शिकायत कि विधायक से कोई संवाद ही नहीं है, कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो चलिए अब लोगों की इन शिकायतों से हटकर उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो मतदाताओं की इस निराशा की पुष्टि करते हैं। क्योंकि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो कहानी को एक ठोस, एक मजबूत आधार देते हैं। 54.7%। 2025 में करोल बाग में सिर्फ इतने ही लोगों ने वोट डाला। ये कम क्यों है? ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मतदाताओं की उदासीनता का और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक मूक विरोध का साफ संकेत है। जब लोग वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते तो वे भी एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहे होते हैं। और ये गिरावट कोई एक बार की बात नहीं है। आप देखिए, पिछले एक दशक में मतदान में लगातार गिरावट आई है। 2015 में 68.5% से गिरकर 2020 में 61.1% और अब 2025 में सिर्फ 54.7% पर आना। ये गिरता हुआ ग्राफ सीधे तौर पर घटते हुई संतुष्टि और टूटते हुए भरोसे से जुड़ा है। ये दिखाता है कि लोगों का उत्साह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये टेबल करोल बाग की पूरी राजनीतिक यात्रा को दिखाती है। हम आपका जबरदस्त उभार देखते हैं 2015 और 2020 में, और फिर 2025 में गिरावट। हम बीजेपी का वोट शेयर भी लगातार बढ़ते हुए देखते हैं, जो अब एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ी है। और एक और बहुत बड़ी बात, कांग्रेस जैसी तीसरी पार्टियों का लगभग खत्म हो जाना।
मतलब अब ये लड़ाई सीधे तौर पर दो तरफा हो गई है, जिससे हर एक वोट की कीमत और जीत का अंतर दोनों बहुत ज्यादा मायने रखने लगे हैं। हमारे लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन इसके साथ जानकार होने की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। जब हम आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं तो हम सिर्फ राय नहीं दे रहे होते, हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये डेटा हमें कहानियों और नैरेटिव से परे जाकर जमीनी हकीकत को समझने में मदद करता है, और यही एक जागरूक नागरिक का सम्मान है। तो हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब चलिए इस चुनावी गिरावट के कारणों का और गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सिस्टम की कहानी है, जिसके अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के कारण हैं। अंदरूनी तौर पर देखें तो हाँ, 3 बार से सत्ता में होना एक ताकत है। आपका कल्याणकारी योजनाओं का ब्रांड और जमीनी नेटवर्क भी मजबूत पक्ष है। लेकिन यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है जब पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं ठप हो जाती हैं। गिरता हुआ वोट शेयर, घटता हुआ टर्नआउट और पुराने विवाद, ये सब मिलकर लोगों के भरोसे को कमजोर करते हैं। ये दिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। बाहरी तौर पर नई व्यवस्था से मतदाताओं की नाराजगी एक अवसर हो सकती है, लेकिन सामने एक मजबूत, साधन संपन्न राष्ट्रीय पार्टी और महंगाई जैसा आर्थिक दबाव भी एक बड़ी चुनौती है। पर इन सबसे बड़ा खतरा है आत्मसंतुष्टि। ये सोच लेना कि वोटर कहीं नहीं जाएगा, कि वो हमारे साथ बंधा हुआ है। यही सोच किसी भी नेता या पार्टी के लिए सबसे घातक साबित होती है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, विश्लेषण का असल मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं होता, बल्कि समस्या की राह दिखाना होता है। तो अब हम मतदाताओं का विश्वास और राजनीतिक गति फिर से हासिल करने के लिए एक स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड रणनीति, एक ब्लूप्रिंट की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 आयामी रणनीति। पहला, जमीनी स्तर पर काम करना, ऐसा काम जो दिखे, जिसका असर महसूस हो और लोगों तक सीधी पहुंच बने। दूसरा, मुद्दों पर सही नैरेटिव सेट करना, अपनी बात को सही ढंग से रखना। तीसरा, डिजिटल दुनिया में सही और प्रभावी संवाद करना। और चौथा, पार्टी और सामाजिक संगठनों के साथ सही गठबंधन बनाना। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे तुरंत पानी, बिजली के बुनियादी ढांचे को ठीक करना, जरूरतमंदों के लिए लक्षित राहत योजनाएं लाना, सुनो करोल बाग जैसा एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाना, जहां नेता सिर्फ बोले नहीं बल्कि लोगों की सुने। संदेश साफ और ईमानदार होना चाहिए, हमने आपकी बात सुनी। इसके साथ ही मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाना और उम्मीदवार की दृश्यता और पारदर्शिता को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रभावी शासन के लिए लोगों के साथ लगातार संवाद की जरूरत होती है। उनकी सहमति हासिल करना सिर्फ वोटों के लिए नहीं, बल्कि हर नीति के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनकी निजता का सम्मान हो रहा है, तभी विश्वास बनता है, और यही विश्वास शासन की असली पूंजी है। आखिर में हमें इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने की रणनीति से ऊपर उठाकर सुशासन के मूल सिद्धांतों तक ले जाना होगा, क्योंकि राजनीति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं होता। हमें खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, जब वोटों की गिनती हो जाती है, जब जीत और हार का फैसला हो जाता है, तो असल में पीछे क्या रह जाता है? और इसका जवाब एक शब्द में है, विश्वास, भरोसा। चुनाव अंतिम लक्ष्य नहीं है, वे लोगों और उनके नेताओं के बीच उस पवित्र विश्वास को बनाने और बनाए रखने का एक साधन मात्र है। जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, जब संवाद टूट जाता है, तो ये विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब ये विश्वास टूटता है तो जनादेश भी दरक जाता है, जैसा हमने करोल बाग के आंकड़ों में साफ साफ देखा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at manager@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.